वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की एक हमने इजी एंड कंसाइज समरी के बारे में बात की थी कि हम इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल गो अहेड विद द टॉपिक। प्रीवियसली हमने अप टू सेक्शन 14 तक कल डिस्कशन कर लिया था, तो उसके आगे आज क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इससे आपको एक टोटल ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा अबाउट द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जिन लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है उनका रिवीजन हो जाएगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए एक ईजीली अगर आप एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो फिर डिटेल्ड में पढ़ेंगे तो आपको समझने में ईजी रहेगा। सो इससे पहले कि आज के टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। डियर फ्रेंड्स, ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। कल हमने बात की थी हिस्ट्री की, तो देखिए हिस्ट्री जो है इससे लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब हुआ, बट ये आपकी डेट इंपॉर्टेंट्स नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट डेट आपकी है वो आपकी दोनों डेट है, इनेक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट डेट। ठीक है, बाकी हमने इसके कल डिटेल चर्चा की ही थी, तो हम सीधे अभी अपने बेर एक्ट पे चलते हैं। एक्ट नंबर याद रखिएगा 47/2023 है। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है आपकी। जो एक्ट नंबर 45 है आपका ऑफ 2023, एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023 एंड एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023, 3 नए कानून आए थे। तो ये आपका BNS है, भारतीय न्याय संहिता। सबसे पहले BNS चाहिए हमको, फिर आपका BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और देन BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इनके नंबर्स याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 45, 46, 47 कंटिन्यू नंबर्स हैं। डेट सबकी सेम है, इन्फोर्समेंट भी और इनेक्टमेंट भी। तो हमने कवर कर लिया था, आई थिंक डेफिनेशंस हमने कवर कर ली थी। ठीक है, उसके बाद हमने अप टू सेक्शन कहाँ तक कवर किया था, 14 तक कवर किया था। आई थिंक 12 हो गया था, 13, 14, जी हाँ 14 तक कवर हो गया था। आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन की। देखिए जब आप एडमिशन की बात करते हैं तो एडमिशन क्या है, एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। एडमिशन क्या है, एक स्टेटमेंट है। अब यह 2 क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात तो एडमिशन का जो अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो सेक्शन 17 से स्टार्ट होता था और अप टू 23 तक, 17 से 23 तक एडमिशन था और 24 से लेकर के आपका 29 तक कन्फेशन था। इंडियन एविडेंस एक्ट की हम यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन अभी हम किस में हैं, अभी हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हैं। तो यहाँ इसके जो लीगल प्रोविजंस है वो फ्रॉम सेक्शन 15 ऑफ BSA 2 कहाँ तक जाने वाले हैं, 21 तक। ठीक है, कन्फेशन को 2 ही सेक्शंस में लिमिटेड कर दिया गया है, 22 एंड 23। ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। ये हम जब रेगुलर क्लासेस की थी तो तब हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। अब सबसे पहली बात है एडमिशन होगा क्या, व्हाट इज़ एडमिशन। तो सबसे पहले क्या है, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ जिससे आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। एडमिशन की डेफिनेशन, सबसे पहले एडमिशन क्या है, एडमिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कैसी हो सकती है, इट मे बी ऑरल और इट मे बी डॉक्यूमेंट्री। ये लिखित में भी हो सकती है और आपकी ऑरली भी हो सकती है। ठीक है, जो क्या करती है, या फिर इसमें नई चीज़ क्या ऐड हो गई है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आ गई है। किस में आ गई है अभी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और ये एक इन्फ्रेंस सजेस्ट करती है, एक सुझाव देती है ये इस बात का कि भैया जो आपके फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट फैक्ट हैं उनसे जुड़ी हुई बातों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट करेगा कौन, हु विल डू दीज स्टेटमेंट, यानी हु कैन डू एडमिशन हियर इन आफ्टर मेंशन। देखिए आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िए, इस पर थोड़ा सा हम समय लेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये क्लियर हो गया। विच सजेस्ट एनी इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू एंड रिलीवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट फैक्ट से जुड़ी कोई बात कहे, एंड विच इज मेड बाई द पर्सन्स, किसके द्वारा एडमिशन किया जा सकता है, एंड अंडर सर्कमस्टांसिस, और किन सर्कमस्टांसिस में, हियर इन आफ्टर मेंशन। हियर इन आफ्टर मेंशन कहाँ से कहाँ आएगा, जब आप सेक्शन 16 से आगे पढ़ेंगे अप टू 21 तक, तो वहाँ हम देखेंगे कि कौन एडमिशन कर सकता है। जैसे कि सेक्शन 16 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 5 आदमी, आपके टोटल 5 पर्सन है हु कैन डू एडमिशंस। अभी एडमिशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका एडमिशन जुडिशियल एडमिशन, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन।
जुडिशियल एडमिशन कौन सा होता है? जो मैजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में किया जाता है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किसी भी प्राइवेट पर्सन के सामने अदर देन मैजिस्ट्रेट किया जाता है। क्लियर? तो जो एविडेंसरी वैल्यू हो जुडिशियल एविडेंस की बट ऑब्वियसली ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दी आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। ठीक है, अब एडमिशन कौन कर सकता है? एडमिशन कोई भी पार्टी कर सकती है, एनी पार्टी, किसी भी प्रोसीडिंग में कोई पार्टीज़ हैं वो कर सकती है, पार्टीज़ का कोई एजेंट है वो एजेंट कर सकता है। क्लियरली? तो जो 16 का सब सेक्शन 1 है वो 2 पर्सन्स की बात कर रहा है, पहले ये एक ही साथ था, अब इसको थोड़ा सेक्शन वाइज कर दिया गया है। 16 सब सेक्शन 1 ने कह दिया कि जी कोई भी पार्टी, एनी पार्टी और देयर एजेंट्स। ठीक है, हमने सीपीसी में पढ़ा था कि भाई आप एजेंट बना सकते हो, ऑथराइज्ड एजेंट अपना। अंडरस्टूड? ये दोनों एडमिशन कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कर सकता है? इसके अलावा स्टेटमेंट कर सकता है 3 लोगों के बारे में 16(2) बात करता है। 16(2) ये क्या कह रहा है कि भाई रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, आपने रिप्रेजेंटेटिव सूट पढ़ा था सीपीसी में, रिप्रेजेंटेटिव सूट पढ़ा था ना, जब एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों के लिए वहाँ पे कोई केस को रिप्रेजेंट करता है, वो एडमिशन कर सकता है, बट तभी कर सकता है जब वो किस में होगा? ठीक है, अनलेस वर मेड वाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट कैरेक्टर, जब उस पार्टी ने उनको क्या बनाया हो, वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में बनाया हो। भाई पूरी पार्टी ने कंसेंट से आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया तो आप एडमिशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। दूसरा क्या है यहाँ पे, और कौन कर सकता है इसके साथ में? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई प्रोप्राइटरी या पिकनरी इंटरेस्ट है उसके अंदर। कैसा इंटरेस्ट है? कोई भी प्रोप्राइटरी या पिकनरी इंटरेस्ट है किसी व्यक्ति का, या फिर जिस किसी में से वो इंटरेस्ट डिराइव हो सकता है सब्जेक्ट मैटर का। ठीक है, तो वो ये लोग यहाँ पे एडमिशन्स कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की स्टेटमेंट जो, इसको देखो बहुत सिंपल सी भाषा में आपको समझा रहा हूँ मैं, ऐसा कोई भी पर्सन जो पार्टी टू सूट है, या उन्हीं पार्टीज़ के रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स हैं, या उन केसेस में जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है, या कोई ऐसे पर्सन जिनसे पिकनरी या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है जिनका, या ऐसे पर्सन जिनसे वो इंटरेस्ट डिराइव होता है। सो आपने देखा कि किस तरह से कौन कौन एडमिशन कर सकता है। नाउ द टोटल ये 5 पर्सन्स हैं हु कैन डू एडमिशन। देखिए एडमिशन की डेफिनेशन आपको मिली सेक्शन 15 में। 16 ने बताया आपको कि टोटल जो 5 पर्सन्स है ये एडमिशन कर सकते हैं। इनके अलावा कौन कर सकता है, ये आपका सेक्शन 17 कह रहा है। सेक्शन 17 किसके बारे में बात कर रहा है? एडमिशन बाय ए पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड बिफोर द अगेंस्ट पार्टी टू सूट। यानी कि ये क्या बात कह रहा है कि पार्टी टू सूट मिस्टर ए एंड बी, ये आपके पार्टी टू सूट है, बट जो एडमिशन है वो सी का है। तो सी की तो आपको पोजीशन प्रूव करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ही इज़ नॉट द पार्टी टू सूट। इलस्ट्रेशन से चीज़ क्लियर हो जाएगी। ए अंडरटेक टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, ए जो है बी का रेंट कलेक्ट कर रहा था। बी शूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग द रेंट ड्यू फ्रॉम सी। अब ए ने क्या किया भाई, ए तो इसका क्या है, एजेंट है एक तरह से, इसका काम था उसके लिए रेंट कलेक्ट करके लेके आना। अब जो सी उसका रेंटर था, जो किराएदार था, अब उसने उसे ए ने किराया नहीं लिया। ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी, ए ने कहा कि सी का तो रेंट ड्यू ही नहीं है। ए स्टेटमेंट्स बाय सी दैट ही ऑड बी रेंट इज एन एडमिशन, और सी कह रहा है कि नहीं भैया मुझे तो किराया देना है, मैं ईमानदार आदमी हूँ। जबकि आप देखिए डिस्प्यूट था ए और बी के बीच में, बट सी का एक एडमिशन था यहाँ पे। ठीक है, तो ये एडमिशन यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएगा। अंडरस्टूड? स्टेटमेंट बाय सी, क्लियर? अ स्टेटमेंट, ये अ स्टेटमेंट है, ये मिस्टर ए नहीं है, ये मिस्टर ए नहीं है, कंफ्यूज मत होना पड़ते हुए। ठीक है, एक बार इसको देख लो। स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स हुज पोजीशन और लाइबिलिटी, जैसे यहाँ सी की क्या है भाई, डिस्प्यूट तो ए और बी के बीच में, सी की पोजीशन या लाइबिलिटी, वो रेंटर है किसका, बी का, ये प्रूव करना पड़ेगा। इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू सूट, किसी भी पार्टी, या तो बी के लिए या ए के लिए, आर एडमिशंस इफ सच स्टेटमेंट्स वुड बी रिलीवेंट। भाई सी से रेंट कलेक्ट नहीं हुआ, डिस्प्यूट तो यही है ना, तो फैक्ट इन इशू से क्या है, ये चीज़ आपकी जुड़ी हुई है, तो वहाँ पे सी की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एडमिशन हो जाएगी। फिर आपको सेक्शन 18 आता है। 18 कह रहा है कि स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन, जहाँ पे पार्टी एक्सप्रेसली किसी को कह दे कि भाई आप उससे जाके पूछ लो, जहाँ एक्सप्रेसली रेफर किया जाए किसी को,
ऐसा व्यक्ति जो है सेक्शन 18 में हो जाएगा, एविडेंस में ये 20 में था। +2 करते जाइए, आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन मिल जाएगा। एविडेंस एक्ट का सेक्शन याद है आपको, तो उसमें से -2 कर दो, आपको BSA का मिल जाएगा। लेकिन ये कहाँ तक चलेगा, अप टू सेक्शन 23 तक। इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको याद कर ले। तो अभी कौन कौन कर सकता है एडमिशन्स, सेक्शन 15 ने डिफाइन किया, 16, 17 एंड 18 इसने आपको बता दिया कि एडमिशन्स कौन कौन कर सकता है, बाई हुम एडमिशन कैन बी डन। एडमिशन क्या, स्टेटमेंट्स ही तो हैं। 16 ने आपको बताया टोटल 5 पर्सन, पार्टी, देयर एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, एनी पर्सन जिसका उसमें पिक्यूनरी या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है या जिससे वो इंटरेस्ट डिराइव हो रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति। 17 ने कह दिया ऐसा कोई थर्ड पर्सन जिसकी पोजीशन और लाइबिलिटी वी नीड टू प्रूव। 18 में स्पेशली रेफर्ड। तो ये कितना हो गया, 5, 6, 7, टोटल 7 पीपल्स आपको यहाँ पता लग गए। ठीक है, सप्तऋषि आ गए हैं जो एडमिशन कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं भाई, जब एडमिशन हो गया तो क्या एडमिशन को किसी के अगेंस्ट में यूज हो सकता है या किसी के फेवर में यूज हो सकता है। तो यहाँ पे आता प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। अब सपोज करो मिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया दैट इज एडमिशन, मैंने एक स्टेटमेंट दिया जो एक एडमिशन है और मैं इसी को फिर प्रूव करना चाहता हूँ कोर्ट में। सो आई कैन नॉट डू दैट। अब सिंपल सा इसको पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। एडमिशंस आर रिलीवेंट, एडमिशंस क्या है, रिलीवेंट है, पहली चीज इसको अंडरलाइन कर लो। एंड मैंने बताया जहाँ एंड आ जाए वहाँ प्लस का निशान लगाओ। दूसरी बात क्या कह रहा है, मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम। जो व्यक्ति एडमिशन करा, मिस्टर ए करा, तो इसके अगेंस्ट में जाके एडमिशन प्रूव किया जा सकता है कि भैया इसने वहाँ पे ऐसा ऐसा कहा था। ठीक है, और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, या इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो। बट पे एक आप छोटा सा स्क्वायर या ट्रायंगल टाइप बना लो। दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। इसकी मैं आपको टोटल जिस्ट समझा देता हूँ। इतने में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मिस्टर ए ने कोई एडमिशन किया है, इस एडमिशन को मिस्टर ए के अगेंस्ट में कोई दूसरा व्यक्ति प्रूव कर सकता है कोर्ट में, बट ए अपने लिए या कोई रिप्रेजेंटेटिव ए के लिए फेवर में इस चीज को प्रूव नहीं कर सकता। क्लियर। लेकिन इस बात की कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस देखिए, टोटल 3 एक्सेप्शंस यहाँ पे दी गई हैं। पहली जो एक्सेप्शन आती है आपकी कि कोई भी एडमिशन प्रूव हो सकता है अगर वो सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट में जब आप जाते थे वहाँ सेक्शन 32 पढ़ते थे, DD डाइंग डिक्लेरेशन। अगर वो एडमिशन करने के बाद ए दुनिया से निकल लेता है तब उसकी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 32 द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस। टोटल 8 कैटेगरीज है, वहाँ हम पढ़ेंगे सेक्शन 26 में। 32 में आप पढ़ चुके हो एविडेंस में, अगर आपने पढ़ा है तो। देखो, जिन लोगों ने एविडेंस एक्ट नहीं पढ़ा है, पहली बार BSA पढ़ रहे हैं डायरेक्ट, उनके लिए ज़्यादा ईजी है याद कर पाना, क्योंकि उन्हें फर्स्ट टाइम सेक्शन याद करने हैं। और जिन्होंने एविडेंस पढ़ा है दे हैव टू वॉश आउट दोज सेक्शंस, एंड अभी तो वॉश आउट भी नहीं कर सकते, उनको रिमेंबर भी रखना है आपको, एंड देन यू हैव टू रिमेंबर द न्यू सेक्शंस इन द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ दीज सेक्शंस। तो पहली एक्सेप्शन क्या आ गई भाई, अंडर सेक्शन 26 यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन वाले सेक्शन में, डाइंग डिक्लेरेशन से इसको याद रखा जाता है। इसमें डाइंग डिक्लेरेशन के अलावा टोटल 7 केसेस और दिए गए हैं, 7 कंडीशंस और, तब आप प्रूव कर सकते हो। एडमिशंस क्या है, जो आपने अभी अभी सेक्शन 12 में पढ़ा था, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग्स। अगर उससे रिलेटेड कोई बात है तो भैया अगर वो स्टेट ऑफ माइंड यानी किसी के इंटेंशन, गुडविल, रैशनेस, इलविल, इनके प्रोबेबल या हाई इम्प्रोबेबल होने के चांसेस शो कर रही है, तब इसको उसके फेवर में प्रूव कर सकते हैं। एंड अदरवाइज देन एडमिशन, अगर वो एडमिशन नहीं है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, इट्स नॉट एन एडमिशन, इट्स नॉट एन एडमिशन। नॉट एन एडमिशन में क्या है भैया, जिसने सेक्शन नंबर 15 की क्या इंग्रेडिएंट पूरे नहीं कर रहा है, कोई इन्फ्रेंस क्रिएट नहीं कर रहा है वहाँ पे वो, अंडरस्टूड। सो अगर वो एडमिशन नहीं है तब भी उसको आप प्रूव कर सकते हो। तो 3 एक्सेप्शन अपने यहाँ पे लिख लेना, इलस्ट्रेशन पढ़ लेना यार। देखो क्विक रिवीजन में सारे इलस्ट्रेशन नहीं पढ़ पाएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेक्शन 20 बात करता है व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिलीवेंट। आप 91 पढ़ते थे इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो अभी 94 हो गया BSA का, जहाँ पढ़ते थे बेस्ट एविडेंस रूल। ठीक है, बेस्ट एविडेंस रूल क्या कहता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो कोर्ट के अंदर, कोर्ट में आप क्या कर रहे हो, एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो,
तो भाई ये डॉक्यूमेंट ही आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब मैं आके बोलूँ कि मैंने देखा इनकी 10th की मार्कशीट में 60% मार्क्स हैं सर, उसमें हिंदी में इतने, इंग्लिश में इतने, मैंने सब देखा है, तो कोर्ट कहेगा नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा, आपको डॉक्यूमेंट ही देना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट एविडेंस रूल। ये कहा जब ऑरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिलीवेंट, जो डॉक्यूमेंट के, जो आपकी मार्कशीट के अंदर जो मार्क्स थे उसका मैं ऑरल एडमिशन दे रहा हूँ, वो कब रिलीवेंट हो सकता है? जब आपको पता है कि एक प्राइमरी एविडेंस होता है, एक सेकेंडरी होता है। अगर मेरा प्राइमरी एविडेंस खो जाए या मैं उसको एसेस नहीं कर पा रहा हूँ, देन आई हैव टू प्रूव कि मैं सेक्शन 65 इंडियन एविडेंस एक्ट में करते थे ना, आई हैव टू प्रूव कि मैं सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए ऑथराइज्ड हूँ। देन ओनली द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय द ऑरल एडमिशन। ऑरल एडमिशंस एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट रिलीवेंट, जनरल रूल की बात कह रहा है ये। फिर क्या कह रहा है? अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम शोज दैट ही इज इंटाइटल टू गिव सेकेंडरी एविडेंस। पार्टी जो उसको प्रूव करना चाहती है उसे क्या बताना पड़ेगा कि वो इंटाइटल्ड है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए, जैसे मैंने आपको भी बताया। अंडर द रूल्स हेयर इन आफ्टर कंटेन एंड अनलेस जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इन इज इन क्वेश्चन। भाई या तो जो डॉक्यूमेंट दिया गया, आपने मार्कशीट दी, अब हम कहें कि ओरिजिनल है कि नहीं है, ये उसी की जेन्युइननेस है। अंडरस्टूड? तो दो ही कंडीशन है, यू आर एंटाइटल टू गिव सेकेंडरी एविडेंस एंड द डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस। क्लियर? 20 याद हो गया। अब 21 पे आते हैं। 21 इज, पहले तो लिख लें ओनली सिविल केसेस, ओनली सिविल केसेस। सेक्शन 21 डील्स विद ओनली द सिविल केसेस। ये भी एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, इसको क्वेश्चन मार्क कर ले। एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलीवेंट। आपने देखा होगा कि कोई प्लेंट आप देते हो, आपने सीपीसी में पढ़ा है, आप एक रिटन स्टेटमेंट देते हो, है ना, आप उसका अलग से फिर एडिशनल स्टेटमेंट देते हो, तो इन दैट केसेस इन सिविल केस नो एडमिशन इज रिलीवेंट। इन सिविल केस नो एडमिशन इज रिलीवेंट इफ इट इज मेड ईदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन that evidence of it is not to be given. Under circumstances from which the court can infer that parties agreed together that evidence of it should not be given. मान लीजिए कोई ऐसा जहाँ पे पार्टीज एग्री हो जाते कि इस बात पे हम एडमिशन नहीं, एविडेंस नहीं देंगे, तो कोर्ट कहेगा भाई इस पे अगर तुम लोग एग्री हो तो इस पे ये रिलेवेंट नहीं होगा ऐसा कोई फैक्ट। मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी में कोई झगड़ा है। अब ए जो है ये जेड विलेज का रहने वाला है, इस बात पे दोनों पार्टीज एग्री हैं, तो कोई एविडेंस नहीं देना इसका मुझे वहाँ गांव के प्रूफ का कि ये वहाँ का रेजिडेंस है कि नहीं, आधार कार्ड नहीं चाहिए इसका हमें। सो उसका जो वहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ है दैट इज़ नॉट रिलीवेंट, यही आपको यहाँ पे कह रहा है। अब आते हैं कन्फेशन। कन्फेशन पहले आपका लंबा होता था, 24 से 9 तक आप कन्फेशन पढ़ते थे। अभी ये सिमट के रह गया 22 और 23, दो ही सेक्शंस में। अब यहाँ पे क्या किया गया, 22 में कम्बिनेशन कर दिया गया है, किसका, 24 का, 25 का, नहीं सॉरी 25 नहीं, 28 का, 24 का, 28 का और 29 का, तीन सेक्शंस का कम्बिनेशन हो गया। कैसे? कन्फेशन कॉज्ड इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कॉशन और प्रॉमिस। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करनी है, इस वर्ड को मार्क करने, कॉशन। ये पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था, इट इज़ न्यूली एडिड। क्या है ये? यहाँ पे न्यूली एडिड है। आपने बेयर एक्ट में छोटी छोटी चीज़ें लिख लिया करो जिससे आपको हेल्प होगी। व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो सेक्शन 22 एंड 23 बोथ अप्लाइज टू द क्रिमिनल केसेस ओनली। ये जो मैंने आपको बताया ये चीज़ यहाँ भी लिख लो, ये क्रिमिनल में लगता है। अब ये कह रहा है कोई भी कन्फेशन जो है किसी एक्यूज्ड पर्सन का, अगर किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उसने वो कन्फेशन दिया है, कैसे, किसी इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से, कोर्सन से और प्रॉमिस से, तो भैया वो इररिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो कन्फेशन जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्सन और प्रॉमिस है ये वहाँ से हट जाएंगे तो वो रिलेवेंट हो जाएगा। प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में है, कन्फेशन इज अदरवाइज रिलेवेंट इफ इट डज बिकम इररिलेवेंट मेयरली बिकॉज, भैया अगर आप कहो कि इसने सर कसम खाई थी मैं किसी को नहीं बताऊंगा और इसने बता दिया इसलिए इररिलेवेंट है, तो बोला नहीं भाई ये रिलेवेंट हो जाएगा। ये चीज़ आप सेक्शन 29 में पढ़ते थे। सो आप क्या पढ़ते थे, ये आप कहाँ पढ़ते थे, 29 में। ये कहाँ पे पढ़ते थे, 28 में। ये कहाँ पढ़ते थे, 24 में। अब इन तीनों को कंबाइंड करके बना दिया गया 22।
क्लियर। अब आते हैं कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर। अब कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर को भी हम कैसे पढ़ते थे, 25 में कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर था, 26 में कस्टडी में था, और 27 में जब कोई आइटम की रिकवरी होती थी एक्यूज्ड के द्वारा, पुलिस जब उससे कन्फेशन लेती थी और उसके कन्फेशन के बेस पे किसी आइटम की रिकवरी करती थी। सो दैट पार्ट इज रिलीवेंट। अब इन तीनों को प्लस करके बना दिएगा एक सेक्शन 23। नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड। भाई ये क्लियर बात है, ये आपका इत्र उत्तर सर्वत्र प्रूव्ड है कि कन्फेशन पुलिस अधिकारी को किया गया है तो वो आपका रिलीवेंट नहीं होगा। नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन वाइल ही इज इन कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। यहां आप कस्टडी में नहीं हो, नो कन्फेशन। कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में ना होते हुए किसी पुलिस अधिकारी को अगर ऐसा करता है तो भैया रिलेवेंट नहीं होगा। ऐसा ही कस्टडी में होगा, नहीं तो पुलिस वाले डंडा मार के सब कुछ हाँ बुलवा लेंगे, फिर तो आप सबको पनिश कर दोगे। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, अगर वो पुलिस कस्टडी में है और पुलिस कस्टडी में वो अपना कन्फेशन किसी मैजिस्ट्रेट के सामने करता है, किसी मैजिस्ट्रेट के सामने करता है, देन इट बिकम्स रिलेवेंट, इट कैन बी प्रूव्ड। ये कंडीशन जो मैंने अलग कलर में की है, आप भी ऐसे ना डिफरेंट कलर्स में किया करो। थर्ड प्रोविज़न यहाँ पे से जो आपका प्रोविज़न जो है ये कह रहा है कि कोई भी डिस्कवरी ऑलवेज फॉलोज द स्टेटमेंट। ये एक लाइन लिख लेना अपने यहाँ पे, डिस्कवरी ऑलवेज फॉलोज द स्टेटमेंट। अब एक्यूज्ड पर्सन पुलिस के पास है, उसने बताया कि मैंने मर्डर करने के बाद वेपन को जंगल में यहाँ पे दबा दिया है। पुलिस उसको लेकर जाती है और वहाँ से वेपन बरामद कर लेती है। सॉरी। तो देखो यहाँ पे क्या है कि उसकी स्टेटमेंट के बाद डिस्कवरी होनी चाहिए। लेकिन पहले डिस्कवरी होगी, मान लो चाकू मिल गया और फिर कह रहा है कि सर मैंने ये चाकू वहाँ पे दबा दिया था। भाई एक्यूज तो सच बोल रहा ना दोनों कंडीशंस में, लेकिन अगर पहले डिस्कवरी बाद में स्टेटमेंट तो वो यहाँ लागू नहीं होगा, दैट इज नॉट रिलीवेंट। स्टेटमेंट डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑलवेज फॉलोज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद डिस्कवरी होनी चाहिए। क्लियर। 24 में आ जाइए। 24 कहता है कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स ज्वाइंटली ट्रायल्ड ऑफ द सेम ऑफेंस। आपको को एक्यूज्ड वाला सेक्शन याद होगा, जहां सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते थे, ये भी 24 हो गया है। व्हेन वन देन मोर देन वन ऑफ पर्सन्स आर बीइंग ज्वाइंटली ट्राइड, इसको हाईलाइट कर लो, ट्राइड ज्वाइंटली फॉर द सेम ऑफेंस एंड प्लस लगा लेना अ कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन्स अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड सम अदर ऑफ सच पर्सन इज प्रूव्ड, द कोर्ट मे टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ सच कन्फेशन। देखो इसको कई चीज़ों के साथ पढ़ते हैं। एक टेंडर ऑफ पार्डन आता है, टेंडर ऑफ पार्डन, ये आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि पहले सीआरपीसी होता था, उसका एक सेक्शन है 343, पहले ये 306 सीआरपीसी हुआ करता था। मैं आपको दोनों सेक्शन बता रहा हूँ इसलिए दोनों सेक्शन लिख लें, वहाँ पे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक वर्ड पढ़ने वाले हैं अकम्प्लिस। अकम्प्लिस क्या होता है, जब कोई भाई सह अपराधी, तो इसको मेंस में अकम्प्लिस, को एक्यूज्ड एंड टेंडर ऑफ पार्डन किसको मिलता है, अप्रूवर कौन बनता है, ये सिर्फ आप अभी लिख लें। इनके लिए हम अलग से बात करेंगे क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। सब इतना याद रखें यहाँ पे कि को एक्यूज्ड का कन्फेशन भी यहाँ रिलीवेंट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ लें। सेक्शन 25 स्टॉपेल की बात करता है, किसकी बात करता है, स्टॉपेल की बात करता है। स्टॉपेल एक बात कहता है, स्टॉपेल स्टॉप कर दिया आपको भी, पहले आप ये बात कह चुके, अपनी बात से मुकर नहीं सकते। एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप। सो एडमिशंस आर द वीक पीस ऑफ एविडेंस, दे कैन बी यूज टू जस्ट कॉर्बोरेट, अंडरस्टूड, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे। एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं। जबकि जब हमने जजमेंट्स की रिलेवेंसी की बात की थी तो हमने कहा था सेक्शन 35 अभी हम पढ़ेंगे और एविडेंस एक्ट का 41 पढ़ते थे, प्रोबेट, एडमिरलिटी, मैट्रिमोनियल एंड इंसॉल्वेंसी, ये 4 तरह के जो जजमेंट इन रैम है वो कंक्लूसिव प्रूफ होते हैं। कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन बताओ, 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बताओ जल्दी से, कहाँ पे दी गई है। अरे 2 ही तो सी थे, पहला कोर्ट था, दूसरा ये था बी में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे तो स्टार मार्क कर लो। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 32 होता था, ये बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको हम बुला, जो भाई दुनिया छोड़ के चला गया, उसको नहीं बुला सकते, विजय माल्या को नहीं बुला सकते, है ना, ऐसे ही बात है ना, जिनको हम नहीं बुला सकते। सिर्फ व्यक्ति की डेथ से रिलेटेड चीज़ नहीं बात कर रहा। डाइंग डिक्लेरेशन इज जस्ट अ पार्ट। जो आपका सब सेक्शन ए है 26 का, व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय ए पर्सन एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, उस अपनी डेथ का कॉज कोई बता रहा है, यानी डेथ से रिलेटेड होना चाहिए। सो एज टू ट्राई एनी पर्सन सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन रिजल्टेड इन हिज डेथ। ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, क्या डेथ का रीजन होना चाहिए? होना चाहिए। फिर आती हैं भैया जहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये कीवर्ड्स हैं। तीसरा आपका आ जाता है जहाँ पे पिक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है किसी व्यक्ति का, वहाँ पे जब कोई भी ऐसा व्यक्ति जहाँ पे पब्लिक राइट और कस्टम की बात आ जाती है, जर्नल इंटरेस्ट की बात आ जाती है, जब रिलेशनशिप की बात करते हैं हम, फैमिली, ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन, 3 तरह से होता है, एक ब्लड, दूसरा मैरिज, तीसरा अडॉप्शन। क्लियर? इसको पढ़ना चाहिए आपको जी के साथ में। स्टेटमेंट इज कंटेन एनी डीड, विल, अदर डॉक्यूमेंट विच रिलेट एनी सच ट्रांजैक्शन। जब कोई रिलेशनशिप, ब्लड, मैरिज, अडॉप्शन, तो आपका ई और एफ तो किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं। व्हेन स्टेटमेंट मेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स, जब बहुत सारे लोगों ने बात की हो तो ए से लेके एच तक आपके प्रोविजन है जहाँ पे आपको डाइंग डिक्लेरेशन और अदर चीज़ों में बताया गया है। ठीक है, अब आप मुझे इसमें क्या क्या बताएंगे? आपका होमवर्क है कोर्स ऑफ बिजनेस, कहाँ पढ़ा था हमने, किस सेक्शन में रिलेवेंसी पढ़ी थी, राइट और कस्टम्स की कहाँ पे पढ़ी थी, ये सब चीज़ें आप इसमें लिखिए। इलस्ट्रेशन इसके सारे पढ़ लेना। महबूब शाह वर्सेज एम्पर, इस टाइप के केसेस हैं जो डाइंग डिक्लेरेशन में होते हैं। अब्दुल्ला वाला केस है, ठीक है, इनको हम रेगुलर कोर्सेज में ही डील कर पाएंगे, क्विक रिवीजन में थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग। ये भी उसी तरह की बात करता है कि जो भैया अभी सेक्शन 26 में रिलेवेंट थे। अब कोई व्यक्ति पहले किसी ए और बी का एक मैटर चल रहा था कोर्ट सी में, अब ये भैया जो बंदा था जेड, ये बेचारा निकल गया दुनिया से, अब इसने पिछली प्रोसीडिंग में कुछ बात कही थी, तो दैट बिकम्स रिलेवेंट। ये सिर्फ इसकी बात कह रहा है। अब आते हैं स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस। स्पेशल सर्कमस्टांसिस कहाँ से कहाँ आएंगी? 28 से लेकर के आपकी 33 तक, 28 से 32 तक, बल्कि 33 में 32 तक। कैसे? एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो एंट्री है वो रिलेवेंट हो जाएंगी सेक्शन 28 में। सेक्शन नंबर याद रखें। रिलेवेंस इन एंट्री पब्लिक रिकॉर्ड्स और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बार बार ऐड हो गया है, इसको भी याद रखें। रिलेवेंसी स्टेटमेंट्स, मैप, चार्ट्स एंड प्लान्स, इसको, ये ना सारे सेक्शन बेस्ड हैं तो इनको याद रखना है। ठीक है। रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज फैक्ट पब्लिक नेचर कंटेन इन सर्टेन एक्ट्स एंड नोटिफिकेशन, कुछ एक्ट्स और नोटिफिकेशन में। फिर आपका आ जाता है लॉ बुक्स में, इसमें नई चीज़ें ऐड हो गई है, क्या? इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल फॉर्म। ये सिर्फ इतनी बात कह रहा 33 कि मान लो भाई यूके का कोई ऑफिशियल वेबसाइट है और वहाँ की गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने लॉ बुक्स, दोज लॉ बुक्स आर नाउ रिलीवेंट अंडर सेक्शन 32 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी। पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं था। अब 33 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में 39 हुआ करता था, यहाँ से अभी देखो पहले 2 का फॉर्मूला था, फिर 6 का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, जितने भी हैं देखो आप, अभी आप यहीं पे आ जाओ, जो आपके लिए इजी सेक्शन है। अगर मैं बात करूँ 26 की, तो 26 क्या है? 32 होता था, 6 माइनस करो, 26 बच गया। 25 31 होता था, -6 करो, तो 23 के बाद -6 का फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा, 47 तक चलेगा। ये छोटी छोटी बातें आप नोट कर लिया करो। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अब कितनी स्टेटमेंट आपको प्रूव करनी है, ये बात यहाँ पे कर रहा है। कितनी स्टेटमेंट प्रूव करनी है? जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स व्हेन रिलीवेंट, सॉरी 33, हम एक बार आगे चले गए थे एकदम से। भाई मान लीजिए किसी की यहाँ से स्टेटमेंट यहाँ तक है, तो जरूरी नहीं कि पूरी स्टेटमेंट रिलीवेंट हो। सेक्शन 33 ये कह रहा है कि उतना ही पोर्शन रिलीवेंट होगा जितना रिक्वायर्ड है। When any statement of which evidence is given form a part of the longer statement or a conversation of part of an isolated document or is contained in document। अब आपने 1000 पेज की कोई बुक दे दी तो भैया 1000 पेज की बुक को थोड़ा पूरा एविडेंस मान लेंगे।
राम मंदिर में बहुत सारे डिस्प्यूट था तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए, ये इतने डॉक्यूमेंट्स थोड़ी वहाँ पे रिलीवेंट होते हैं, उसमें से जो इफेक्टिव पोर्शन है, ठीक है, वही यहाँ पे क्या है, रिलीवेंट होगा। जजमेंट्स की रिलीवेंसी की बात कर लेते हैं तो 34 से 38 तक आती हैं। जजमेंट दो तरह की होती हैं, जजमेंट इन रैम और जजमेंट इन पर्सोनम। रैम वाली होती हैं जो पूरे सोसाइटी पे लागू होती है, पर्सोनम जो किसी पर्सनल पे लागू होती हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन होता था आपका 34 है अभी बीएसए में, और वहाँ 40 होता था। ये एक जनरल रूल कह रहा है। जनरल रूल ये कहता है कि कोई भी प्रीवियस या सब्सिक्वेंट जजमेंट किसी भी प्रोसीडिंग में रिलीवेंट नहीं होता, नहीं होता, मैंने बोला नहीं होता। बट उसका एक्सेप्शन है 34 से 38 के सेक्शन, जो कहने के रिलीवेंट होता है। कैसे रिलीवेंट होता है? रेस जुडिकाटा, कहाँ पढ़े थे आप? सीपीसी के सेक्शन 11 में। एंड अभी आपका सेक्शन 337 ऑफ बीएनएसएस या सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी आपने पढ़ा होगा। ऑट्रीफॉइस एक्विट, ऑट्रीफॉइस कन्विक्ट की डॉक्ट्राइन पढ़ी थी हमने वहाँ पे। बीएनएसएस में भी जिसने मेरे साथ पढ़ी होगी उसको याद होंगी ये चीज़ें। तो सेकंड ट्रायल को रोकती हैं, डबल जियोपार्डी। सो दो ही चीज़ों को, रेस जुडिकाटा कहाँ पे रिलीवेंट है? सेक्शन 34, नोट डाउन इट। डबल जियोपार्डी कहाँ है? सेक्शन 34। ये चीज़ नोट डाउन कर लें। क्लियर? अब इसको आप छोड़ दें, ये थोड़ा पिछली क्लास वाला है, ये रेगुलर क्लास का वो है। चलिए इसमें आपको बता ही देते हैं, लेकिन आप पूरा समझ नहीं पाएंगे तो चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, या ऐसे ही पढ़ा दें, समझ लोगे ना। ये रेगुलर क्लासेस वाला वो है। चलो इसको हटा देते हैं, कोई बात, अभी हटा देते हैं, 2 मिनट लगेंगे बस। रेगुलर क्लासेस में अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर देखिए वहाँ डिटेल्ड में बातें होती हैं, यहाँ उतना डिटेल्ड में नहीं होती हैं चीज़ें। इतना डिफरेंस तो देखिए रहेगा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 34 में आपने पढ़ा कि रेस जुडिकाटा, एंड आपका 35 में आ जाएगा प्रोबेट जुरिसडिक्शन। मैंने आपको बताया था कि 4 जुरिसडिक्शन होते हैं। एक आपका होता है प्रोबेट। कितने लोगों को पता है कि प्रोबेट क्या होता है? मैट्रिमोनियल। और एक आपका है मैट्रिमोनियल के बाद एडमिरलिटी, एडमिरल सुना होगा ना, एडमिरलिटी। और एक आपका इंसॉल्वेंसी। अब प्रोबेट होता है किसी भी विल को, किसी की कोई विल है उसको एग्जीक्यूट करने की प्रोसेस को प्रोबेट कहा जाता है। अब मिस्टर ए ने कहा कि मैं मिस्टर बी को विल से सारी प्रॉपर्टी देता हूँ, बी ने कोर्ट में जाके वो बिल एग्जीक्यूट करवा ली, तो प्रोबेट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद उसको क्या कहेंगे? प्रोबेट कहेंगे। तो भैया अब पूरे दुनिया के लिए भी उस प्रॉपर्टी का मालिक हो गया, पूरी सोसाइटी के लिए। सो इट इज़, सबसे पहली बात तो यहाँ लिख लें कि इट इज़ जजमेंट इन रैम। क्या है ये? जजमेंट इन रैम है। एंड सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ आपको लिखनी है वो लिखनी है कि ये आपका कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। क्या है? कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। डेफिनेशन कहाँ दी गई है? 2(1) ऑफ बी में दी गई है। देखिए डेफिनेशन साथ साथ इतनी बार डिस्कस कर लेंगे कि चीज़ें आपको याद रहेंगी। ये 4 आप वो नोट डाउन कर लें सिर्फ, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी, इंसॉल्वेंसी। अब 35 इसी में कहेगा कि भैया जो 35 में आ गया उसको छोड़ के बाकी भी रिलीवेंट हो सकती हैं, बट वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होंगी, बट दे आर नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ। 35 और 36 का जो मेजर डिफरेंस है, 35 बात करता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ की, 36 कहता है कि वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होंगी। 37 कहता है कि भैया 34 रेस जुडिकाटा, डबल जियोपार्डी, 35 कॉन्क्लूसिव प्रूफ, प्रोबेट, एडमिरल्टी, मैट्रिमोनियल और इंसॉल्वेंसी, एंड 36 अदर देन 35 जो रिलीवेंट है उनको छोड़ के जितनी भी जजमेंट्स होंगी वो रिलीवेंट होंगी, इररिलेवेंट होंगी, सॉरी क्या होंगी? इररिलेवेंट होंगी। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, हम इसको बार बार जजमेंट के नाम से ही पढ़ते हैं। ये जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री तीनों पर लागू होते हैं। ऑल दी सेक्शन फ्रॉम 34 to 38 अप्लाइज टू दी जजमेंट्स, डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। जजमेंट क्रिमिनल केसेस में आते हैं, डिक्री ऑर्डर आपके सिविल में आते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन 38 तक ही हम कवर करेंगे अभी।
फ्रॉड और कोल्यूजन और ऑब्टेनिंग जजमेंट ऑफ इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट मे बी प्रूव्ड। देखिए 38 एक डिफेंस है अपोजिट पार्टी के लिए, इसको हम रेज नहीं करते हैं, आपके इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। हाँ तो वो भी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे बट टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसमें। इट्स अ डिफेंस फॉर द अपोजिट पार्टी। एनी पार्टी टू सूट और अदर प्रोसीडिंग मे शो दैट द जजमेंट ऑर्डर और डिक्री विच इज रिलीवेंट, जो हम रिलीवेंट बता रहे थे, कहाँ से कहाँ रिलीवेंट बता रहे थे, 34, 35 एंड 36। 37 में तो हम कह रहे हैं ना कि इररिलीवेंट हो जाएगा, तो रिलीवेंसी हम 3 सेक्शन में बता रहे हैं। यहाँ हमने कहा कि जो रिलीवेंट है, तो अपोजिट पार्टी ये कह सकती है साहब ये रिलीवेंट तो बता रहे हैं, हमने कहा कि वो कह रहे हैं कि रेस जुडिकाटा लग गया जी हमारे ऊपर, ये दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकते, तो हम बताएंगे कि जो वो सूट में इन्होंने डिक्री ली है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। ठीक है, कैसे लिए उन्होंने, फ्रॉड से ली है, तो इतना इसमें याद रखें। एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन पहले आप पढ़ते थे कहाँ पे, 45 से 51 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अभी कहाँ आ गया है 39 से लेकर के 39, 40, 41, 42, 43, ठीक है यहाँ तक क्लियर। एक्सपर्ट ओपिनियंस क्या होते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन में कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, वो जरूर नोट डाउन कर लें। पहले क्या होता था आपका, फॉरेन लॉ पहले भी था, साइंस एंड आर्ट पहले भी थे, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने ऐड कर दी है, एनी अदर फील्ड, न्यूली एडेड, लिख लें आपने इसमें ऐसे। इट कवर्स, इट मेक दी स्कोप ऑफ द सेक्शन 39 मच मोर वाइडर। हैंड राइटिंग, फिंगर एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एक्सपर्ट्स के फील्ड होंगे। इलुस्ट्रेशन मच मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़ लेना उससे। फैक्ट्स बियरिंग अपॉन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, ऐसे फैक्ट्स, ठीक है, जो भाई ओपिनियन के एक्सपर्ट को या तो रिबट करते हैं या सपोर्ट करते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, रिलीवेंट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 40। 41 क्या कहता है, 41 कहता है ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रिलीवेंट, ये सेक्शन 47 होता था। अब देखो 39 में एक्सपर्ट के ओपिनियन है, जबकि 41 में क्या है, किसी ऐसे पर्सन के हैं जो आपकी हैंड राइटिंग से एक्वेंटेड है, आपका पीए हो सकता है, आपका क्लर्क हो सकता है, आपका स्कूल टीचर हो सकता है जिसके आप डेली एग्ज़ाम लिखते हो, आपके घर वाले हो सकते हैं, जिन्होंने आपकी हैंड राइटिंग देखी है, उनके बारे में बात करता है 41। 14 और 39 का डिफरेंस आप इसको नोट डाउन कर लें, आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं 43, ओपिनियन एज टू यूसेज टीनेट्स एटसेट्रा व्हेन रिलीवेंट। जब कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना है, तो सबसे पहली चीज़ तो याद रखें कि जब भी कोई ओपिनियन है किसका, किसी एक्सपर्ट का, दैट इज एन एडवाइजरी टू दी कोर्ट, इट इज नॉट बाउंड ऑन द कोर्ट, कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। द यूसेज टीनेट्स ऑफ द anybody of man or family, the constitution of the governance of religious and charitable foundations, the meaning of the word term used in particular districts by particular class of people, the opinion of persons having special means of knowledge। अब आपको ध्यान होगा हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को जो श्री रामलला वाला केस था उसमें बुलाया गया कोर्ट में, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कोई पीएचडी कर रखी थी उस चीज़ में, बट ही इज सच अ स्कॉलर दैट ही इज हैविंग दैट मच नॉलेज कि उसने हमारे जो पुराने वेद पुराण थे उनको इंटरप्रेट किया, वो रिलीजियस फाउंडेशन है उसमें उनके पास जो चीज़ वो उन्होंने बताई। तो इन सब चीज़ों से जो व्यक्ति इसकी नॉलेज रखता है उसका ओपिनियन, अभी तक आपने देखिए 39 में आप पढ़ते हो एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है, 41 में आप पढ़ते हो पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद हैंड राइटिंग, और 43 में पढ़ते हो द पर्सन हु इज हैविंग नॉलेज अबाउट दी यूसेज टीनेट्स राइट्स कस्टम्स। अब 44 कहता है भैया जहाँ पे रिलेशनशिप, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप, जब किसी रिलेशनशिप पे कुछ ओपिनियन बनाना है तो तब क्या होगा भाई, कोई भी एक मेंबर ऑफ फैमिली का है उसको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है। अब मुझे पता है कि मेरा फैमिली मेंबर जो वो किसी के साथ लिविंग इन में रह रहा है, तो भैया मेरा जो चीज़ है वहाँ पे वो रिलेवेंट हो जाएगी, बट प्रोवाइजो इसको जरूर देख लेना, सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज, ठीक है, अंडर दिस एक्ट। ये कई बार डायरेक्ट ऑप्शन है, ये डाइवोर्स एक्ट 1869 ही पूछ लेता है, या प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 82 84 ऑफ भारतीय न्याय संहिता ये पूछ लेता है, तो इसको जरूर एक बार याद कर लें।
द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर मैरिड। भाई डिस्प्यूट क्या है कि ए और बी की शादी हो चुकी है, ये डिस्प्यूट है, फैक्ट एंड इशू है। द फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड देयर फ्रेंड्स एज, जब भी वो अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से मिलते थे तो भाई हस्बैंड वाइफ की तरह मिलते थे, तो ये बात रिलेवेंट हो जाती है। बट ये इट इज़ नॉट अ सफिशिएंट एविडेंस टू प्रूव देयर मैरिज, बट इट इज़ रिलेवेंट इन द डिस्प्यूट ऑफ देयर मैरिज। अंडरस्टूड। अब आता है 45, ग्राउंड ऑफ ओपिनियन व्हेन रिलेवेंट। ये पहले सेक्शन 51 होता था। भाई कोई भी एक्सपर्ट है, मान लीजिए कोई आपका मेडिकल एक्सपर्ट है, तो उसने किन बेसिस पे अपना टेस्ट कंडक्ट किया है। फॉरेंसिक वाले हैं, वो भी विसरा रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो किन टेस्ट के बेसिस पे बनाते हैं, तो वो ग्राउंड्स भी जो है यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ तक आपका रिलेवेंसी ऑफ ओपिनियन एक्सपर्ट हो गया है। अब लास्ट बचता है करेक्टर व्हेन रिलेवेंट। करेक्टर सबसे, चरित्र सबसे जरूरी चीज़ है लाइफ की। तो करेक्टर कब रिलेवेंट होता है? इन सिविल केसेस करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट। सिविल केसेस में जो करेक्टर है किसी भी पर्सन का, ठीक है, वो इररिलेवेंट होता है। यहाँ लिख ले, सिविल केस में करेक्टर इररिलेवेंट है। प्रीवियस क्रिमिनल केसेस में गुड करेक्टर रिलेवेंट है, लेकिन बैड करेक्टर उसका रिलेवेंट नहीं होगा। जब तक कि भाई मैं पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छा आदमी था साहब, मैंने कभी चोरी नहीं की, तो मेरा जो गुड करेक्टर है वो यहाँ रिलेवेंट हो गया 47 में। 47, 48, 49 क्रिमिनल मैटर से डील करते हैं, एंड आपका 46 और आपका 50 ये सिविल मैटर से डील करते हैं। एविडेंस ऑफ करेक्टर ऑफ प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट इन सर्टेन केसेस। अब आपको ध्यान हो कि प्रीवियस, जो मान लीजिए किसी कोई रेप विक्टिम है, अब उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे रिलेवेंट नहीं होगा। ये पहले ऐड कर दिया गया था, लेकिन अभी इसको क्या किया गया है, यहाँ पे 53 होता था पहले, अभी इसको डाल दिया गया है, अलग सेक्शन बना दिया गया है। पहले 53 ऑफ एविडेंस एक्ट था ये। अब प्रीवियस बैड करेक्टर नॉट, भाई अब किसी ने कहा कि साहब ये चोरी करता है, बहुत बदमाश है, पूरा गांव इसके बारे में जानता है, तो ये चीज़ लागू नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि नहीं साहब मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने इस बात का एविडेंस दे दिया, तो फिर ये इररिलेवेंट नहीं, फिर ये रिलेवेंट हो जाएगा मेरी बात को रिबट करने के लिए। क्लियर। इसको आप देख लेना। करेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। डैमेजेस के लिए हम पहले भी कौन सा सेक्शन पढ़ चुके हैं बताइए? इनके लिए कौन सा पढ़ चुके हैं सेक्शन? सेक्शन नंबर 10 हम पढ़ चुके हैं, विच हेल्प्स द कोर्ट टू डिटरमाइन द डैमेजेस ऑफ BS से। एविडेंस छोड़ दो, अभी इसमें आ जाओ। सो इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द करेक्टर ऑफ एनी पर्सन सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट डैमेज, वह रिलेवेंट, करेक्टर कोई ऐसा है जो रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ तक पढ़ लिया है। अभी आज इस क्लास को हम यहीं एंड कर देते हैं। हमारा पार्ट 2 क्लियर हो गया है, यहाँ पे रिलेवेंसी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इन दोनों पार्ट्स में हमने इंट्रोडक्शन एंड रिलेवेंसी वाले पार्ट को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में पूरा पार्ट 3 कवर कर देंगे, और उसके अगले पार्ट में हम ऑन प्रूफ वाला, जहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस कैसे चलेगा, कौन विटनेस होगा, उसको क्लियर कर देंगे, और आपका BSA कंप्लीट हो जाएगा। आप प्लीज़ कमेंट करके सजेशंस दे के ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसा लगा, बहुत फास्ट है, बहुत स्लो है, क्या मॉडरेट है, किस तरह के इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। तो प्लीज़ गिव योर सजेशंस, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने जानने वालों में इसको आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।